नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, फर्स्ट फेज की वोटिंग इस वक्त चल रही है बंगाल में, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं। बम्पर वोटिंग हो रही है, लोग बड़े उत्साह से घर के बाहर निकल रहे हैं, एक भय मुक्त वातावरण लोगों को मिल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ मारपीट की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं सर, जो ये सवाल खड़े करती हैं कि इतने सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद अगर ये हो रहा है तो 2021 में क्या हुआ होगा। मैं आपको वो तस्वीर भी साथ साथ दिखाती हूँ सर, आप देखिए कैसे बीजेपी के एक वहां पर कैंडिडेट है साउथ दिनाजपुर से शुवेंदु सरकार, उनको लोगों ने, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा। सर, ये तो लिंचिंग ही हो जाती इन जनाब की, अगर वो पुलिसकर्मी इकलौता ना होता। अंजू जी नमस्कार। मैं फिर से बात शुरू करूंगा अपनी। ये सब चीजें देखने के बाद मेरा खून खौल जाता है। पुलिसकर्मी ने बहुत बहादुरी दिखाई और मैं चाहता था कि जब जहां पर आपकी कोई असेसमेंट था, आपका कोई पूर्वानुमान था, कोई इंटेलिजेंस थी, आपको जब मालूम था यहाँ पर तनावग्रस्त है, जिस तरीके से आपने देखा कई चरणों में चक्रव्यूह की तरह घेर करके शुभेंदु सरकार को आक्रमण किया, वो अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं, तो सामने दूसरा लुंगीधारी आकर के पकड़ लेता है। सुरक्षाकर्मी उनको बिल्कुल अपने कोली भर करके उनको बचाते हैं। और मैं ये भी बहुत प्रसन्न होता कि अगर इनके आतताइयों को आज चिन्हित कर लें, क्योंकि आपके पास बहुत साफ वीडियो आपने दिखाया है, इनको चिन्हित करके जो योगी जी वाला ट्रीटमेंट है थाने ला करके, जिसे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर जब आप गए थे तो आपके हालात क्या थे और जब लौट के आ रहे हैं तो आपके हालात क्या थे। जैसे कार्यक्रम आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन में यूपी में प्रारंभिक रुझान जो दिखाया था, गए थे हंसते खिलखिलाते और लौटे तो बिल्कुल लंगड़ाए लूले लंगले होकर के लौटे। इसी तरीके से आपको ये करना है, क्योंकि ये जो आपकी चिंगारी आपने दिखाई है ये केवल एक नमूना है। आगे जैसे जैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आप ये देखिएगा, आज ये 152 सीट्स के ऊपर 294 सीट्स के 152 में है। 1 बजे तक 65%, 62% टर्नआउट था। 3 बजे तक 70%, और ये बताते हैं कि 2021 में जो 85.2% था उससे आगे निकल जाएगा। इतनी हैवी परसेंटेज, 2.5 लाख से ऊपर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, और इस तरीके का देखना, इसका मतलब है कि थोड़ा और आपको सुरक्षा कवच को मजबूत करना चाहिए। इंटेलिजेंस ओरिएंटेड और जो ऐसे संवेदनशील स्थान है वहां पर कार्रवाई करें। और जो कार्रवाई आज हो गई, अभी एक ही नहीं है, केवल एक शुभेंदु सरकार नहीं है, दूसरा अगर आप देखें कि अग्निमित्र पॉल जो बीजेपी की कैंडिडेट थी आसनसोल में, उसकी कार के शीशे के ऊपर पथराव हुआ। मुर्शिदाबाद में ये टीएमसी वर्सेस हुमायूं कबीर ये हुआ, हुमायूं कबीर के ऊपर आक्रमण हुआ। तो 3 जनपद जहां से आ रही है, मुर्शिदाबाद, आसनसोल, कुमारगंज, और अगर यही 3 है तो समझ लीजिए कि आपने काफी हद तक अपनी चीजों को कंट्रोल में रखा। लेकिन अगर इनका भी नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से आक्रमण करने वाले भी एक ही बिरादरी के दिख रहे हैं, आक्रमण करने वाले भी एक ही बिरादरी के हैं, तो कम से कम इतनी कृपा तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस इलेक्शन ऑब्जर्वर्स कर लें कि इन तीनों जगह को बिल्कुल एक तरीके से आज यहां पर इनकी सेवा हो जाए बड़े कायदे से, कि ये अगले निर्वाचन की जो अगला जो आपका जब है, शायद 29 अप्रैल को है बाकी की सीट्स में, तो उस दिन कम से कम कोई पत्ता न हिले, क्योंकि आज रात की इनकी कत्ल की रात होनी चाहिए और ऐसी इनकी जो सेवा होनी चाहिए कि ये याद करें, दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस न करें कि महिला कैंडिडेट अग्निमित्र पॉल, शुभेंदु सरकार, और ये जिस तरीके से हमला यहां पर हुआ मुर्शिदाबाद में एक दूसरे में, ये चीज शोभा नहीं देती है। इनकी तो बिल्कुल कमर तोड़ देनी चाहिए और इलेक्शन में पूरा बल प्रयोग कीजिए। आपके पास सारे विकल्प हैं, टीयर गैस है, वाटर कैनन है, रबड़ बुलेट है, लाठी है, सबका खूब इस्तेमाल कीजिए। बस इस बात का ध्यान रहे कि कोई जनहानि न, खूब अरेस्ट कीजिए और अरेस्ट कर करके इनको तब तक जेल में रखिए जब तक आपकी इलेक्शन प्रोसेस पूरी न हो जाए। इनके अरमान वैसे ही ठंडे हो जाएंगे। जो और कोई पॉलिटिकल पार्टीज पैसा वैसा देता है वो सब गुनाह बेलज्जत, क्योंकि बोहनी जो है एडवांस पेमेंट बट्टे खाते में चला जाएगा।
तो एक तो चीज ये थी, और फिर भी जो आपने बताया कि बंगाल इलेक्शंस में थोड़ा और प्रोएक्टिव एक्शन की जरूरत है, प्रिवेंटिव एक्शन की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप जिस तरीके से शुभेंदु सरकार भाग करके जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी जो है थिन आउट हो गई थी फोर्स। अगर आप और मजबूती से रीइंफोर्समेंट लगाते, और जितनी देर का आपने वीडियो दिखाया, ये भी दिखाता है कि रिस्पॉन्स टाइम हमारा थोड़ा और उसमें काफी सुधार की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब से लेके आगे तक ये सुनिश्चित करें। हमारे गृह मंत्री अपने वॉर रूम में मौजूद हैं, वो स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद उनके हस्तक्षेप से अब कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। अंजू जी। सर, ये जो शुभेंदु सरकार है, दरअसल वहां पर बीजेपी के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था टीएमसी के लोगों की तरफ से बूथ पर। तो पोलिंग बूथ पर उन्होंने उन लोगों का बचाव किया था और वहां से टीएमसी के गुंडों को खदेड़ दिया था। लेकिन जब ये लौट कर अपने गांव आए, जो जाहिर सी बात है पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर रहा होगा, वहां पर उनको घेरा गया, वहां पर आकर उन पर हमला किया गया। तो आप सोचिए कैसी कैसी स्ट्रेटजी के साथ, कैसी रणनीति के साथ टीएमसी के गुंडे अभी भी चुनावों में कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मुर्शिदाबाद में तो आप सोचिए कि क्रूड बम तक मिले हैं। जी, कंट्री मेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, ये भी चीज आपत्तिजनक है। इतने सुरक्षा के बाद अगर कंट्री मेड बम्स, पटकौआ जिसको हमने कहा था, शायद आपके चैनल पे मैंने बताया था कि पटकौआ बम कहते हैं कंट्री मेड। और आपका जब मुर्शिदाबाद में हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव किया था, तब भी एबंडेंट पटकौआ बम मिले थे ऐसे। और उसके बाद अगर आप यहां देख रहे हैं, फिर भी मिल रहे हैं, कंट्री मेड बॉम्ब्स मिल रहे हैं। और आपका बिल्कुल सही निष्कर्ष है कि जिस सोची समझी कुंसित रणनीति के तहत इन्होंने कई चक्रों पर अपने गुंडे बैठा रखे हैं, मैं तो चाहूंगा कि आज इनकी रात की वो सेवा हो जाए कि ये भूल जाए गुंडागर्दी क्या होती है। अरे मौका बार बार नहीं आता है, ये मौके बड़े कम आते हैं, और ऐसे मौके पे तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस कर्मियों के हाथ में बड़ी बेकरारी से खुजली होने लगती है। कोई सेवा का मौका मिला तो पता नहीं जीवन में दोबारा कभी मौका मिले न मिले, और इनकी सेवा कर दीजिए। जनता आपको आशीर्वाद और आपके बाल बच्चों को आशीर्वाद देगी कि आपने, जो लोग आतताइयों के द्वारा पीड़ित थे, आपने उनका भय और आतंक दूर किया। और भय और आतंक दूर करने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता है। पूरी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, होमगार्ड, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अगर कमर कस ले तो ये गुंडागर्दी हो जाएगी खत्म। और हमें लगता है कि इसी गुंडागर्दी के बाद, क्योंकि आपने कहा रिस्पॉन्स टाइम कम, जिस रास्ते से शुभेंदु सरकार जा रहे थे, गुंडों को कई चक्र पहले तो इनको दौड़ाया, आर्ग्यूमेंट्स किया, फिर घेरा, फिर मारा कूटा, और जब दौड़ के भागने की कोशिश की तो आगे एडवांस पार्टी ने इनको पकड़ने की कोशिश की। तो मैं तो चाहूंगा कि इनकी सिक्योरिटी को, जो भी कैंडिडेट हो जो असुरक्षित अपने को समझ रहा है, उसकी सुरक्षा को और उच्चीकृत किया जाना आवश्यक हो। जी अंजू जी। सर, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2021 की, तो अब तक तो आपको भी याद होगा कितने सारी जी घटनाएं सामने आ चुकी थी हिंसा की। कितने सारे बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी पेड़ से लटके हुए मिले थे और कहा गया था कि सुसाइड कर ली इन्होंने। और कम से कम इस बार जिस तरह के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, 200 बटालियन की सुरक्षा कर्मी वहां तैनात किए गए हैं, उससे कम से कम ऐसी भयावह स्थिति तो नजर नहीं आ रही। ये जो घटनाएं हैं, इनको हम लोग छुटपुट में गिन सकते हैं। बिल्कुल छुटपुट में ही गिने जाएंगे ये, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, पुलिस ने करके दिखा दिया। अभूतपूर्व 2021 में तो हिंसा का तांडव छत चढ़ के बोल रहा था, और जिस तरीके से लोगों की लाशें टंगी मिली थी, वो जनता को डराने धमकाने की नीयत से था। कौन कैंडिडेट जो है आत्महत्या कर लेगा, और वो भी रिजल्ट आने के पहले ही? ऐसा नहीं होता है। और जिस तरीके की हिंसा ये करने के अभ्यस्त हैं, उसका छोटा सा नमूना आपने शुभेंदु सरकार और ये जो अ, अग्निमित्र अग्निमित्र। पॉल, इनके साथ जो हुआ, ये छोटा सा नमूना है। ये चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता है। पुरानी आदतों से ये बाज नहीं आएंगे। तो जब ये मौका दे, मेरा परामर्श होगा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस फोर्सेस को, इससे पहले कि ये कोई कार्रवाई करें, कि जैसे हम लोगों के यहाँ जो फोर्सेस में होता है कि आपने गुम्मा तो आप उठाएंगे बाद में, पहले आपकी सेवा हो जाएगी, आप ईंट निकाल नहीं पाएंगे अपनी जेब से। आपने कंट्री मेड बॉम्ब निकालने की कोशिश की, आप निकाल नहीं पाएंगे, वहीं के वहीं धराशाही हो जाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है दुर्घटनाएं कि पटकौआ बम आपने निकाला मुझे मारने के लिए, आपकी सेवा होगी पहले, आप गिरे अपने बम वाली की तरफ तो आप ही फट के अलग हो जाएंगे। तो ऐसे हादसे भी हो जाते हैं। मैं कोई आइडियाज नहीं दे रहा हूं, लेकिन अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं, और मानवाधिकार के संरक्षण का बड़ा ख्याल रखना चाहिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को और पुलिस फोर्सेस को। तो ये तो चीज ठीक है, आपने बिल्कुल कही, ये छुटपुट घटनाएं हैं, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और सर दूसरी तरफ इस बार तो ये भी है कि वोटिंग से 48 घंटे पहले तक वो जो मोटरसाइकिल हैं, बाइक्स हैं, उनके इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई थी। ये जो पटकौआ बम लेकर घूमते हैं, बाइक्स पर ही तो आते हैं लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो वो भी एक बड़ा कदम उठाया गया चुनाव आयोग की तरफ से। बिल्कुल, ये टू व्हीलर्स में जो है ट्रिपलिंग करके हेलमेट लगा के शक्ल छिपा करके और पतली सकरी गलों में पटकौआ बम फेंकते हुए जाते हैं, और जिस तरीके का धुआं, दहशत और गुंडागर्दी, भय और आतंक का वातावरण आता है अंजू जी, उसका उद्देश्य ही यही होता है, बम विस्फोट करें। लेकिन ये बहुत अच्छा कदम था, और मैं ज्ञानेश कुमार जी को, इलेक्शन कमीशन को बहुत बधाई दूंगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और पुलिस बल को, होम गार्ड्स को, सिविल डिफेंस को, सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। सर वहां अब पहला चरण तो लगभग शांतिपूर्ण तरीके से निबट ही गया है। दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। लेकिन इस दौरान अगर हम ये हिंसा की बातों की चर्चा कर रहे हैं, तो नोएडा में जो कुछ पिछले हफ्ते देखा गया सर, उसमें तो अब यूपी पुलिस बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रही है कि ये जो हिंसा की गई थी, दरअसल इनके निशाने पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। अंजू जी, आप ये बताएं कि नोएडा में ऐसी हिंसा पिछली बार आपने कब देखी थी? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। 13 अप्रैल को जो हिंसा हुई थी, वो सोची समझी रणनीति के तहत, और इसमें जो मेन प्लेयर्स हैं, अगर उनके नाम और उनके क्वालिफिकेशंस अगर आप सुन लें तो आप चौंक जाइएगा। यह हिंसा शुरू होती 13 अप्रैल को मदरसन इंडस्ट्री से और जाती है संदीप पेपर्स तक। और हिंसा का मैंने कुछ वीडियोस आपको देखे हैं, ऑल वुमेन फैक्ट्री के, और यहां जिस तरीके के हाथ में मोटे मोटे डंडे, रॉड्स, जेबों में पत्थर और फ्लीट शूज और जीन्स पहन कर के आए, इसका मतलब दंगाई पूरी तैयारी में आए थे कि वो पूरी तैयारी के साथ हिंसा करेंगे। आपकी इस तैयारी के पीछे जो लोग पकड़े गए हैं, अब उनका नाम सुन लीजिए। मजदूर बिगुल दस्ता, ये हूबहू वही पैटर्न है आपका जो अर्बन नक्सल्स वाला है। ये सरासर सब अर्बन नक्सल्स हैं, और मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, आगे मैं बता रहा हूं। इसलिए नहीं कि लक्ष्मी सिंह पुलिस कमिश्नर कह रही हैं, बल्कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये अर्बन नक्सल्स हैं, और इनकी कमर तोड़ना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए यह संकल्प है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिससे कि भारत की ग्रोथ इंजन का यह पार्ट बन जाए, और ये नोएडा एक फेवर्ड स्टेट बन जाए, जहां पर भारत ही का नहीं, साउथ एशिया का भी निवेश पूरा नोएडा में आ चुका है और आएगा भी। उत्तर प्रदेश का 8% का कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी में, और उसके मद्देनजर आप समझ सकती हैं कि कितनी प्रोग्रेस नोएडा ने कर ली है। अब इस प्रोग्रेस से आप तो खुश ही हैं, देश तो खुश ही है, लेकिन कुछ लोग बड़े नाराज हैं, जो योगी जी को, मोदी जी को पानी पी पी के गाली देते हैं। और गाली देते, भाई ठीक है, आपकी क्या रंजिश मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपके इसके पहले के नेतृत्व ने ऐसा कोई कद्दू में तीर नहीं चलाया था। आपकी मजबूरी हो सकता है कि उनके चप्पल चाटें, हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि पूर्व नेतृत्व के जाकर के हम आरती का थाल लेके बैठे। नोएडा पहले समझ लीजिए, इसमें 11,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जीडीपी 8.48 लैक्स पर पर्सन है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, इसके नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया है। आईटी और सर्विस सेक्टर में इसने बिल्कुल एक लीड स्थापित कर ली है। लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, और जेवर एयरपोर्ट के मद्देनजर बहुत प्रगति की आशा थी आगे 1 साल से लेकर के 10 साल में। रियल एस्टेट के दाम सारी दुनिया जानती है, नोएडा में आसमान छू रहे हैं। अब इसके बाद जो लेबर अनरेस्ट है और एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है, उसको लेकर के अंजू जी यही था कि नोएडा को बदनाम करो, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को छोड़ दो। और जेवर के बारे में आपने जो बताया था कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एनआईए इन जेवर, इसको मार्च 2026 में इसका उद्घाटन हुआ था, जिससे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का डीकंजेशन हो जाए और वहां का सारा कंजेशन समाप्त हो जाए, और एक ग्रोथ इंजन की तरह ये एक शोकेस किया गया। और इसमें डीकंजेशन ऑफ आईजीआई एयरपोर्ट, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब, रीजनल इकोनॉमिक ड्राइवर और ग्लोबल कार्गो हब, सस्टेनेबिलिटी फोकस, इन तमाम चीजों के लिए जरूरी था कि ये एक बहुत बड़ा सेंटर था कार्गो का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, और सारा कंजेशन जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का था। लेकिन ये ग्रोथ तब संभव है जब आपके यहां शांति हो, जब आपके यहां किसी तरीके की गफलत ना हो, और आप 2.5 लाख मेट्रिक टन एनुअली माल तभी उठा पाएंगे जब यहां शांति हो। जब शांति ही नहीं रहेगी,
तो आप क्या कर पाएंगे इसमें? और इसकी जो पार्टनरशिप है अगर आप देखें, इस ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के साथ ये जो है इसका पार्टनरशिप है, तो जो वर्ल्ड्स बेस्ट संसार की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है उसके आधार पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक तरीके से निर्माणाधीन है, अब चालू भी हो गई है। अब इनकी जो लीडरशिप है और जो गिरफ्तारियां हुई हैं जरा उनके बारे में सुन ले। ये आपको मैंने बताया कि मजदूर बिगुल दस्ता, इसके अध्यक्ष यहां पे मिले रूपेश राय, एक प्रतिष्ठित टीवी कंपनी के रिपोर्टर्स गई, लड़के और लड़कियां, उनको वहां से इन्होंने भगा दिया कि वीडियो यहां नहीं बना सकते हैं। अरे अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं, तुम चुट्टे नहीं होगे, अपराधी नहीं होगे, तो तुम क्यों वहां पे बना रहे? दिल्ली में इन्होंने अपना दफ्तर, रूपेश राय प्रेसिडेंट, और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, इसका ध्यान से सुनिए, एक्सटॉर्म। इसमें 270 मेंबर्स थे। एक्सटॉर्म का काम क्या था कि भड़काऊ वीडियो बनाए, उनको स्प्रेड करें, मैक्सिमम रीच दें और मैक्सिमम उनको वायरल बना दें। अब वीडियो तो थे नहीं, तो वीडियो तैयार करो। वीडियो तैयार करने के लिए तुम हिंसा करो, हिंसा के लिए कि तुम जो है जॉगिंग शूज और जीन्स और हाथ में पत्थर और आयरन रॉड्स लेके जाओ। तो जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ऑल वुमेन्स फैक्ट्री है। ऑल वुमेन्स फैक्ट्री में आप जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और तोड़फोड़ कर रहे हैं जहां से आपका कोई लेना एक न देना दो। वॉशरूम में जा रही तो भला होगी, वहां पे वॉशरूम में कोई था नहीं, कोई वर्कर थी नहीं, वरना आप तो कुछ भी कर सकते थे। तो इस तरीके के मवालियों के ऊपर तो ऐतिहासिक कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये जो एक लड़के का जिसका नाम आ रहा है, ये जो रूपेश राय, तो एक तरह का था आदित्य आनंद, नाम सुनिएगा। आदित्य आनंद जो है ये 18 अप्रैल को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। इसकी हुलिया पहले कुछ और थी, और इसके दिमाग का आपराधिक कितना, जिसका चरित्र है, अपनी हुलिया बदल करके तमिलनाडु से, इसको ये नहीं मालूम था कि यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ इसके पीछे बिल्कुल शिकारी शेर की तरह पीछे पड़ गया। ये यहां लाए गए। और ये जो आदित्य आनंद है ये हजारीबाग झारखंड के रहने वाले हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, पहले गुड़गांव में नौकरी करते थे। ये है बीटेक एनआईटी जमशेदपुर से, क्वालिफिकेशन सुन लीजिए और लीडरशिप और इनका काम समझ लीजिए। तो आदित्य आनंद साहब जो हैं और रूपेश राय, मजदूर बिगुल दस्ता, मजदूर बिगुल दस्ता। अब इनका सबका जो है बैंड बजाने का वक्त आ गया है, जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं, इनका बैंड बज जाएगा। बिगुल तो तुम ना बजा पाओगे, तुम्हारा बैंड जरूर बज जाएगा। और उसमें क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये मास्टरमाइंड थे 18 अप्रैल को। और ऑनलाइन सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने में इसका बड़ा योगदान था। दूसरे हजरत जो है अंजू जी, हिमांशु ठाकुर, निवासी काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, हम लोग बात करेंगे। सत्यम वर्मा, निवासी निषादगंज लखनऊ। आदित्य आनंद की हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इन अर्बन नक्सल्स ने एक ताना बाना बुना, फेक वीडियोस को ला करके उसको वायरल करने की कोशिश की, और एक गोरिल्ला टैक्टिक्स के तहत आप देखें बहुत चीजें आपको समानांतर मिलेंगी, बंगाल की वायलेंस में और नोएडा की वायलेंस में बहुत चीजें समानांतर मिलेंगी। शुरुआत आप करते हैं मदरसन इंडस्ट्री से, संदीप पेपर्स तक आप जाते हैं, और फिर आपने पुलिस की गाड़ियों पे आक्रमण करके आगजनी की। आपने जनता की गाड़ियों को उनको रोक, उनका लेना देना क्या है? लेडी ड्राइवर से आपका लेना देना क्या है? और उनके ऊपर आक्रमण करके महिलाओं के साथ आपने अभद्र व्यवहार किया। लेकिन संतोष का विषय क्या है कि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह इस वक्त बिल्कुल उनके पीछे पड़ गई है, स्लोली एंड सिस्टमेटिकली इनके गिरोह और मजदूर बिगुल दस्ता। अब इनका जो मजदूर का जो ख्वाब है वो भी टूटेगा, और बिगुल जो है उसका तो अंग भंग होना ही है, और दस्ता भी जो होगा बर्खास्त, जब जेल जाएंगे। और वहां इनका जो इन्होंने अपने लिए इंतजाम किया है अंजू जी, ये कहीं ऐसा ना हो कि इनके 2-4 धाराएं यूएपीए की भी लग जाए, जो कि लगनी चाहिए। इनका 10-10 साल का कम से कम इंतजाम हो जाएगा इतने में। राइटिंग, अटैक ऑन पुलिस, अटैक ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अटैक ऑन विमेन, और जो जनजीवन इन्होंने अस्त व्यस्त किया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी नोएडा के प्रशासन ने, पुलिस कमिश्नर ने कर्फ्यू नहीं लगाया, बड़े ठंडे दिमाग से काम किया, और बल प्रयोग भी नहीं किया, न्यूनतम बल प्रयोग किया। क्योंकि इनका गेम प्लान क्या था? इनका गेम प्लान ही यही था कि पुलिस गोली चला दे आवेश में आकर, 2-4 मजदूर बन जाए। अरे बस 2-4 मजदूरों की लाशें लेकर के, एक परी चौक पे, एक आपके सेक्टर 18 में,
एक लाश ले जा करके यहाँ हाईवे पे और एक लाश हाईवे ले जाके दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पे, और उनका ताबीज उन लाशों को बना करके योगी सरकार की हिंसा और दमन, जनरल डायर की पूरी संतान यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस, फिर आप मुझे साफ दिख रहा था कि, लेकिन इन्होंने इनका गेम प्लान वो भी फेल कर दिया। कैसे? बल प्रयोग सीमित, टारगेटेड और न्यूनतम, जिससे कि कैजुअलिटी न हो। अब इनके मंसूबे हो गए फेल। अब मजदूर बिगुल दस्ता, आप ये ना समझ लीजिए कि इन 4-5 गिरफ्तारियों से, गिरफ्तारियां अच्छी हुई हैं, लेकिन इन्होंने जो आपका ग्रुप बनाया था उसका जहर और उनका कंटेंट, एक्स स्टॉर्म भी आपको बता रहा है इनका शैतानी दिमाग कहां तक जा सकता था, लोगों को भड़काने में, चंदा वसूली में, क्योंकि जाहिर है चंदा इनको बाहर से मिलता था। मैं ये जरूर पूछ कहूंगा, मेरा परामर्श होगा एसटीएफ से कि इनकी पूछताछ में पूरी तरीके से इनके पास इनकी फंडिंग, इनकी एजुकेशन, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए अंजू जी ये आवश्यक है कि आपकी फंडिंग होनी चाहिए और फंडिंग माकूल होनी चाहिए, और उस फंडिंग के उपरांत ही उस फंडिंग के तह में जाना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि इस पे जरूर प्रभावी कार्रवाई हो, और होगी। हम चाहेंगे कि जब ये प्रभावी कार्रवाई हो जाए और इनका सब पता लग जाए, फंडिंग का, रोड मैप का क्या है, आगे के क्या प्लान थे, तो हम लोग दोबारा एक शो करेंगे इसके ऊपर। सर मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ आपसे चलते चलते कि बिना राजनीतिक संरक्षण के तो इतना ताना बाना ये खड़ा नहीं कर सकते ना। अगर ये अर्बन नक्सल, कोई ना कोई तो इनका माई बाप होगा, कहीं ना कहीं से फंडिंग भी आ रही है, कोई ना कोई इनको पीछे बैठकर चला भी रहा होगा। ये जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आदित्य आनंद, इसका भी मास्टरमाइंड कोई ना कोई होगा सर। बिल्कुल सही निष्कर्ष है आपका। इनको खाद, पानी, ऑक्सीजन देने वालों के वही लोग हैं जो सत्ता से बाहर हैं, और दिखाई ये पड़ रहा है कि निकट भविष्य में सत्तारूढ़ होंगे नहीं तो मरता क्या न करता। उनकी हताशा ने ऐसे आपराधिक और राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्वों के ऊपर उनको मजबूर किया कि तुम उनके अंदर ऑक्सीजन को और उनके अंदर प्राण ऊर्जा दो, और आपके सामने परिणाम है। लेकिन अभी जब पूछताछ में, आख्या में जब ये आएगा कि इनका नाम आ रहा है, मैं जरूर चाहूंगा कि जहां से पैसा, समर्थन, सहयोग और ऑक्सीजन दिया गया, उनको भी सह अभियुक्त बना करके उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें, क्योंकि मजदूर बिगुल दस्ता के बराबर के हिस्सेदार वो भी हैं, राजनेता वो भी लोग हैं जिन्होंने इनको ला करके सामने खड़ा किया। बिल्कुल सर, और इन्होंने जिस तरह से स्पोर्ट्स शूज पहनकर, हाथ में डंडा लेकर, पूरी तरह से ट्रैक सूट पहनकर तैयार होकर हमला किया, वो जो महिलाओं की फैक्ट्रियां थी उनमें, आप याद कर लीजिए संभल में जब हिंसा हुई थी, वहां बिल्कुल पर भी सही। था, पूरे तैयारों के तो युवा, आए थे पहनकर। बिल्कुल एक एज ग्रुप वाला था स्पेसिफिक, उसमें कोई भी आदमी 40 से ऊपर नहीं था। सब जीन्स और वो स्पोर्ट शूज पहन के आए थे, सब हाथ में पत्थर और रॉड्स और लेकर के आए थे। वो तो साफ दिखाई पड़ता है, आप पूरी तैयारी से आए थे, बाहर से लाके आपको रखा गया। तो ये जो स्टॉर्म एक्स बनाया था आपका ग्रुप, वो इसीलिए था, जनशक्ति को इकट्ठा करना और इकट्ठा इकट्ठा करके आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना। और एक्स टॉम इसीलिए था कि 270 मेंबर तो अभी तक प्रकाश में आए हैं, इनके होंगे सैकड़ों मेंबर, इसीलिए ये था। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष किया। आखिर इनको प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन दे कौन रहा है, और उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। बिल्कुल सर, यूपी एसटीएफ छानबीन में लग गई है तो वो उन तक भी पहुंच जाएंगे, उनके माई बाप तक भी पहुंच जाएंगे। और दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग हो रही है इस वक्त फर्स्ट फेज में, तो उनको भी दीवार पर लिखी हुई इबारत नजर आ रही है कि इस बार उनका क्या हाल होने वाला है 4 मई को। आपने सर इन पूरे मामलों पर बड़े विस्तार से बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बड़ी कृपा अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।